दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में दल बदल एक लोकतांत्रिक संकट का रूप ले चुका है। एक प्रतिनिधि जनता के मतों से चुना जाता है, वह एक दल के चुनाव चिन्ह पर खड़ा होता है, जनता उस पर विश्वास करती है और वह विजयी होता है। किंतु कुछ ही समय में वह प्रतिनिधि उस दल को छोड़कर सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित हो जाता है, जिसका वह कभी विरोध करता था। यह कोई असाधारण घटना नहीं है, यह भारतीय राजनीति की एक परिचित और चिंताजनक वास्तविकता है। प्रश्न यह है, ऐसा क्यों होता है? भय और जांच एजेंसियों का दबाव का प्रमुख भूमिका है। भारतीय लोकतंत्र में एक विचित्र परिघटना देखी गई है। जिन प्रतिनिधियों पर आपराधिक प्रकरण लंबित होते हैं, जिनके विरुद्ध आयकर या प्रवर्तन एजेंसियों की जांच चल रही होती है, वे प्रायः सत्तारूढ़ दल की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। यह संयोग नहीं है। यह जांच एजेंसियां जब सरकार के अधीन कार्य करती हैं तो सत्ता पक्ष में जाना एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह वैचारिक निष्ठा नहीं, यह आत्मरक्षा है। यह व्यक्तिगत भय से उत्पन्न एक राजनीतिक निर्णय है, और जब यह पैटर्न बार बार दोहराया जाता है तो यह संस्थागत कमजोरी का प्रमाण बन जाता है। दूसरा कारण सत्ता और संसाधनों तक पहुंच बनाना भी है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि की सबसे मूलभूत आकांक्षा होती है अपने क्षेत्र का विकास, किंतु भारत की राजनीतिक व्यवस्था में विकास निधियां, अनुदान और सरकारी अनुमोदन प्रायः राजनीतिक निकटता से जुड़े होते हैं। विपक्ष में बैठे एक विधायक या सांसद का क्षेत्र उपेक्षित रह सकता है, जबकि सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित हुए उनके सहयोगी के क्षेत्र में परियोजनाएं शीघ्रता से स्वीकृत हो जाती हैं। जब एक जनप्रतिनिधि यह कहता है कि वह जनता के हित में दल बदल रहा है, तो यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है, किंतु उस निर्णय के पीछे जो वास्तविक प्रेरणा होती है वह है संसाधनों तक पहुंच बनाना। यह विडंबना है कि विपक्ष में रहना, जो लोकतंत्र की एक आवश्यक भूमिका है, व्यवहारिक रूप से दंडनीय प्रतीत होने लगती है। तीसरा कारण देखिए तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को आकर्षित करती है। मंत्रिमंडल में स्थान बनाना, अगले चुनाव में दल का टिकट प्राप्त करना, किसी प्रतिष्ठित समिति की अध्यक्षता करना, ये सब उन पुरस्कारों में से है जो केवल सत्तारूढ़ दल ही प्रदान कर सकता है। एक सिकुड़ता हुआ विपक्षी दल इन अवसरों की पेशकश करने में असमर्थ होता है। अनेक जनप्रतिनिधियों के लिए दल बदल एक राजनीतिक करियर का निर्णय, एक व्यावसायिक गणना जिसमें आदर्श और निष्ठा की कोई भूमिका नहीं होती। जब सत्ता एकमात्र लक्ष्य हो तो दल एक साधन मात्र रह जाता है। तीसरा कारण देखें तो कारपोरेट धन और सत्ता का गठजोड़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पूरे खेल में ये एक और शक्ति सक्रिय है जो सार्वजनिक अभिलेखों में कहीं नहीं मिलती, किंतु जिसकी उपस्थिति राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित करती है। आज के भारत में कारपोरेट जगत का एक बड़ा वर्ग अपनी समृद्धि सत्ता की निकटता में खोजता है। लाइसेंस, ठेके, नियामक अनुमतियां, कर समझौते, ये केवल बाजार की शक्तियों से नहीं मिलते, ये राजनीतिक पहुंच के माध्यम से मिलते हैं। और जिन्होंने सत्तारूढ़ व्यवस्था की छत्रछाया में सर्वाधिक लाभ उठाया है, उनका स्वाभाविक हित यही है कि वह व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे। इससे सत्तारूढ़ दल के इर्द गिर्द एक मौन किंतु अत्यंत शक्तिशाली वित्तीय परितंत्र निर्मित होता है। जब किसी उपचुनाव की घड़ी आती है, जब राज्यसभा की कोई सीट भरनी होती है, जब विधानसभा में बहुमत की परीक्षा होनी होती है, तब धन प्रवाहित होता है। सार्वजनिक रूप से नहीं, पारदर्शी रूप से नहीं, किंतु होता अवश्य है। इसे तटस्थ भाव से विचार कीजिए।
जो सांसद किसी मंत्री पद पर नहीं है, किसी समिति का अध्यक्ष नहीं है, जिसके पास कोई आधिकारिक पद या प्रतिष्ठा नहीं है, यदि उसे केवल एक मत के बदले या दल के प्रति निष्ठा बदलने के बदले असीमित धनराशि की पेशकश की जाए तो वास्तविक रूप से कितने लोग इसे अस्वीकार करने का साहस रखते हैं। 5 वर्षों की संसदीय पारी में जो आधिकारिक आय होती है, एक रात का यह निर्णय उसे कई गुना पीछे छोड़ सकता है। और इस व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल को स्वयं यह व्यय वहन नहीं करना पड़ता है, उसे केवल संकेत देना होता है। कारपोरेट जगत, जिसने अपने व्यावसायिक भविष्य को सत्ता की निरंतरता से जोड़ रखा है, असीमित साधनों के साथ शीघ्रता से और बिना किसी सार्वजनिक निशान के तत्पर खड़ा रहता है। यह भ्रष्टाचार की परंपरागत परिभाषा से परे है। यह एक सुनियोजित व्यवस्था है जिसमें व्यापार सत्ता की रक्षा करता है और सत्ता व्यापार की। निर्वाचित प्रतिनिधि इस लेन देन का माध्यम भी है और लाभार्थी भी। इस पूरे सौदे में केवल एक पक्ष है जिसे कुछ नहीं प्राप्त होता है, वह है मतदाता। आगे अगर महत्वपूर्ण कारणों का विश्लेषण करें तो दल विरोधी कानून की सीमाओं पर चर्चा किए बिना यह बात अधूरी रहेगी। दल विरोधी कानून भारत के संविधान में दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची, जिसे सामान्यतः दल विरोधी कानून कहा जाता है, लाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, किंतु दशकों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इस कानून में अनेक खामियां हैं, रिक्तियां हैं। जब किसी विधायक दल के 2/3 सदस्य एक साथ दल बदलते हैं तो उसे विधिक रूप से विलय माना जाता है, न कि दल बदल। इसके अतिरिक्त अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा या लोकसभा या संबंधित सदन के अध्यक्ष को होता है और यह निर्णय कभी कभी वर्षों तक लंबित रहता है। इस विलंब के दौरान दल बदल करने वाला सदस्य बिना किसी बाधा के कार्य करता रहता है। कानून अस्तित्व में है, परंतु उसकी प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अगले कारणों में आप नजर डालें तो कमजोर विपक्ष की वास्तविकता पर भी ध्यान दीजिए। जब कोई दल लगातार चुनाव हारता है तो उसके संगठन का ढांचा चरमराने लगता है, कार्यकर्ता बिखर जाते हैं, धनबल सूख जाता है और जनाधार सिमट जाता है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि जिसने राजनीति में भविष्य बनाने के लिए प्रवेश किया था और अस्थायी विपक्ष में बैठने के लिए नहीं, वह परिस्थितियों को भांपता है। यह राजनीतिक यथार्थवाद है, परंतु यही यथार्थवाद लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष के बिना सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती। विचारधारा का पतन का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात के दशकों पर नजर डालें तो राजनीतिक दल एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। किसान, समाजवाद, क्षेत्रीय अस्मिता, सामाजिक न्याय, ये सब एक दल की पहचान होते थे। दल बदल करना उस पहचान और उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात होता था। आज की स्थिति भिन्न है। जब दल एक विचार नहीं, एक मंच बन जाता है, जब सत्ता प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य हो, तो दल की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। जब इन सीमाओं को पार करने का कोई वैचारिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, तो दल बदल सहज और साधारण प्रतीत होने लगता है। कुल मिलाकर आप निष्कर्ष पर नजर डालें तो दल बदल केवल 2 राजनेताओं के बीच का सौदा नहीं है। यह उस मतदाता के साथ मौन विश्वासघात है जिसने एक विशेष उम्मीदवार को एक विशेष दल के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए मत दिया था। जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि दल बदलता है तो जनता का जनादेश बिना उनकी सहमति के किसी अन्य राजनीतिक परियोजना को, राजनीतिक दल को हस्तांतरित हो जाता है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि वे क्यों बदलते हैं, प्रश्न यह भी है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इसे रोकने में सक्षम है। यदि नहीं,
तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? जनता। प्रश्न यह भी है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वास्थ्य के बारे में इसका क्या संदेश है, जब निष्ठा निभाने से अधिक कीमत निष्ठा तोड़ने की मिलती हो? उत्तर मतदाता के पास है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में नए विषयों के साथ। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।